तो प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर। पाश्चात्य काव्य शास्त्र बहुत ही मजेदार है, अच्छा भी है और भारतीय काव्य शास्त्र को समझने में थोड़ी आसानी भी मिलती है। और इसके अलावा हम यह भी देखने का प्रयास करते हैं कि भारत के बाहर किस तरह से साहित्य का चलन था और वहां का साहित्य किस तरह से गंभीर था या गंभीर था या प्रभावशाली था या वो एक शिक्षक की भूमिका में था। इसी कड़ी में आज हम लोग बात करने वाले हैं अरस्तु की। तो चलिए शुरू करते हैं अरस्तु को। अरस्तु से पहले हम लोगों ने प्लेटो को पढ़ा था। इसको पढ़ा था प्लेटो को। तो चलिए एक बार हम लोग प्लेटो को फिर से समझ लेते हैं कि प्लेटो कौन थे और उन्होंने क्या काम किया। दरअसल प्लेटो एक आत्मवादी दार्शनिक था या प्रत्ययवादी दार्शनिक था जो आदर्श को महत्व देता था। तो कई चीजें यहां पर आती हैं। या पूछा जा सकता है कि वो किस तरह से था, वो आत्मवादी था, या कह सकते हैं वो कैसा दार्शनिक था, तो प्रत्ययवादी दार्शनिक था। या यह भी पूछा जा सकता है कि वह किस तरह से काव्य को देखता था, तो उसका नजरिया उपयोगितावादी था। किस तरह का था? उपयोगितावादी था। वो ये मानता था कि भाई काव्य किस तरह का होना चाहिए। जैसे आप महावीर प्रसाद द्विवेदी को देखते हैं द्विवेदी युग में, वैसे हमारे जो प्लेटो साहब थे ये काव्य को उपयोगितावादी दृष्टि से देखते थे कि काव्य की उपयोगिता क्या है। एक बार सब लोग फटाफट बता दीजिए, आवाज मिल रही है, वीडियो चल रहा है, एक बार सभी लोग फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है। तो ये क्या कहते थे कि काव्य उपयोगी होना चाहिए। अगर काव्य उपयोगी नहीं तो बेकार है। और इनकी नजर में उपयोगिता क्या है उस पर भी बात करेंगे। तो दरअसल प्लेटो ने एक अपना ग्रंथ लिखा। जैसे मैंने आपको इनके कई ग्रंथ बताए, इयोन बताए, क्रातिलुस बताया, और फिर एक ग्रंथ इनका रिपब्लिक है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये क्या कहते हैं कि एक ऐसे गणतंत्र की स्थापना करना, एक ऐसे रिपब्लिक की स्थापना करना चाहते हैं, एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहते हैं जो कि आदर्श राज्य की रूपरेखा को स्थापित करता हो। और इनके आदर्श राज्य में कवियों का क्या स्थान था। तो ये कहते थे भैया ऐसा है कि कवि जो है अपनी भावनाओं को, अपने भावों का उद्गार जो है वो दूसरे के ऊपर थोपता है, इसलिए उसको राज्य में नहीं रखना चाहिए। जबकि स्वयं ये कवि हैं, इन्होंने कविताएं भी लिखी, लेकिन ये स्वयं मानते हैं कि कवियों को नहीं रखना चाहिए। फिर कहते हैं कि भाई कवि होना कैसा चाहिए, तो कहते हैं कि कवि को उपयोगितावादी होना चाहिए। या तो वो किसी ईश्वर की शक्ति का या ईश्वर की किसी बात को कविता में ढाल के लिखे, या तो जो वीर पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उनको कविता का विषय बनाए। तो यही हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहा है तो वह अच्छा नहीं है। ये क्या कहते हैं कि ईश्वर सत्य है और ईश्वर ने क्या किया, वस्तु जगत का निर्माण किया, और वस्तु जगत की नकल करके जो कवि है वो कला जगत का निर्माण करता है। तो इस प्रकार ईश्वर से जो कला है वो 3 गुना दूरी पर है। यानी हमने क्या बनाया, मैं मान लीजिए ईश्वर हूं, तो ईश्वर ने हम मनुष्यों को बनाया और मनुष्यों को देखकर किसी कवि ने कविता बना दी। तो हम सत्य से त्रिधा पेत हैं, यानी थर्ड डायमेंशनल है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ईश्वर है उस ईश्वर से जो कला है वो 3 गुना दूरी पर है। तो जो चीज सत्य से 3 गुना दूर है और फिर वह कैसे उपयोगितावादी हो सकती है, तो इसका मतलब यह है कि कवि को उन्होंने क्या कहा कि कवि जो है नकलची और चोर है और अपने भावों को वो दूसरे के ऊपर थोपता है, इसलिए उसे राज्य में रहने का अधिकार नहीं है। अगर कोई कविता लिखता है तो कविता लिखने के पीछे एक चेतना होती है, एक प्रेरणा होती है, और चेतना और प्रेरणा कहां से आती है, वो स्वतः स्फूर्त नहीं होती। उसके पीछे एक देवी है जिसको उन्होंने नाम दिया म्यूजेस, कि म्यूजेस जो देवी हैं उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो सकता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों ने प्लेटो के विषय में समझा था। प्लेटो ने दरअसल उस समय एक एकेडमी की स्थापना की। आप सोचिए जरा कि उस समय इन्होंने एक एकेडमी की स्थापना की। जिस समय शिक्षा के विषय में लोग कुछ सोचते नहीं थे, उन्होंने इतना आगे चलकर एक एकेडमी की स्थापना किया और उस एकेडमी में लोगों को शिक्षित करने का काम किया। तो इन्हीं की एकेडमी में एक शिष्य हैं जिन्होंने एडमिशन लिया, प्रवेश लिया, जिनको हम
अरस्तु के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जिन्हें हम अरस्तु के नाम से जानते हैं। अब अरस्तु कौन थे? तो अरस्तु, अब देखें तो अरस्तु के विषय में थोड़ी जानकारियां हम लिखते चलते हैं कि अरस्तु कौन थे। तो अरस्तु साहब जो हैं 427 से 347 तो हम लोगों ने समय देखा था, प्लेटो का समय था। अब 348 ईस्वी में ज्ञान विज्ञान और शिक्षा के लिए उन्होंने एक अकादमी की स्थापना की और उसमें लोगों ने शिक्षा ग्रहण करना चालू किया। एक राज्य था मकदूनिया। मकदूनिया मकदूनिया राज्य में जो अरस्तु के पिता थे वो एक पद पर थे, राज दरबार में एक पद पर थे। तो मकदूनिया राज्य में जो इनके पिता थे, अरस्तु के जो पिता थे वो क्या थे? हम कह सकते हैं गवर्नमेंट डॉक्टर थे। अरस्तु बाकी सब, अच्छा, अंदर का, हाँ। तो ये मकदूनिया राज्य में जो अरस्तु के पिता थे वो किस पद पर थे? चिकित्सक पद पर थे, चिकित्सक थे। अब देखिए, हर एक बाप का ये सपना होता है कि अपने बेटे को अपने बिजनेस में सेट कर दो, और ये आज की स्थिति नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ईसा पूर्व 300-400 साल पहले भी यही था कि हर एक पिता यह चाहता है कि अपने पुत्र को उस व्यवसाय में सेटल कर दें। ठीक है, तो जो अरस्तु के पिता थे वो ये चाहते थे कि अरस्तु भी एक चिकित्सक बने। क्या बने? चिकित्सक बने। और लेकिन ये चिकित्सक बन बहुत सारी चीजें, अब देखिए घर का माहौल कैसा रहेगा। अब मान लीजिए कोई हिंदी का अध्यापक है तो उसके बच्चे, स्वाभाविक है कि हिंदी का प्रभाव पड़ेगा। संस्कृत का अध्यापक है, संस्कृत का प्रभाव पड़ेगा। यानी जो स्कूलिंग है और जो परिवार के संस्कार हैं उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अरस्तु के पिता जब चिकित्सक थे तो घर में वैसा ही माहौल था। तो जो अरस्तु थे वो पले बढ़े उसी भाव में, लेकिन उनका मन जो था वो इसमें नहीं लगता था। वो क्या चाहते थे? दुनिया को बदलना चाहते थे और एक दर्शन को स्थापित करना चाहते थे, अपनी सोच को स्थापित करना चाहते थे। इसीलिए उनका यह मन इसमें नहीं लगा और उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर ध्यान न देते हुए प्लेटो के स्कूल में या उनके एकेडमी में एडमिशन ले लिया, प्रवेश ले लिया। अब जब उन्होंने यह एडमिशन ले लिया तो फिर वो अपने जो पिता वाले सपने थे उससे बहुत दूर चले गए और उन्होंने नए नए काम शुरू कर दिए। साहित्य, राजनीति और बहुत सारे क्षेत्रों में अरस्तु का नाम लिया जाता है। तो ये मतलब हमने आपको एक पैमाना बताया और सोचने का नजरिया बताया कि क्या कारण थे। तो गुरु जो होता है उसकी बातों को मानना और गलत चीजों का विरोध करना और नई स्थापनाएं और तर्क रखना, यह काम शिष्य का होता है। तो प्लेटो ने जो गलतियां की थी या उस समय जो चीजें उनको सही लगती थी, समय के आधार पर उसमें क्या बदलाव आया, क्या प्रासंगिकता रही, उसको दिखाने के लिए फिर आते हैं अरस्तु। अब हम लोग पढ़ेंगे अरस्तु को। ठीक है, अब देखते हैं। हाँ, तो अरस्तु का देखते हैं। अरिस्टोतिलेस, अरिस्टो, ये नाम भी इनका पूछा जाता है, तिलेश। ठीक है, यह इनका यूनानी नाम था अरस्तु। यह इनका हिंदी नाम था। 384 से 322 ईसा पूर्व मकदूनिया, मकदूनिया में
इनका जन्म होता है। पत्नी का नाम विथियास था। यास था। और का जो शिष्य था सिकंदर, इनका शिष्य था। और गुरु जो थे इनके वो प्लेटो थे। ठीक है। इन्होंने एक काम किया क्या, 355 ईसा पूर्व में एथेंस एथेंस के करीब अपोलो में, एथेंस के करीब अपोलो में लिसियस लिसियस नाम की एक एकेडमी की स्थापना यानी जो इनके गुरु थे प्लेटो साहब, उन्होंने एक भी एकेडमी खोला था और अरस्तु ने भी अपने एक एकेडमी की स्थापना कर दी। ठीक है। इसी तरीके से इनके गुरु और शिष्य में इतना अच्छा तालमेल था कि अरस्तु मेरी विद्यापीठ का मस्तिष्क है। अरस्तु मेरी विद्यापीठ का अरस्तु मेरी विद्यापीठ का मस्तिष्क है और शेष विद्यार्थी के शरीर, ये प्लेटो का कथन था अपने गुरु को लेकर। ठीक है। तो प्लेटो का कथन अपने शिष्य को लेकर यह था, ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति, यह इनके पूर्ण ज्ञान की परिभाषा अरस्तु के द्वारा दी गई। ठीक है। तो उन्होंने यह बताई, इनके ग्रंथों की संख्या 400 बताई जाती है। यानी करीब 400 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। ठीक है। अब इनके जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को लिखेंगे। और इन ग्रंथों को आज हम सब याद भी करेंगे। पेरिपोई
एतिकेस, पेरी पी ए टिकेस, जिसे हिंदी में काव्यशास्त्र कहा जाता है। तेखनेस रितोरिकेस, तेखनेस रितोरिकेस, यह इनका भाषा विषयक ग्रंथ है। ये सारे ग्रंथ आज आपको याद करा दूंगा। वसीयतनामा, यह बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह दास प्रथा से मुक्ति विषयक ग्रंथ है। अब ये इनका जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वो 3 ऐसा ग्रंथ है जो विभिन्न परीक्षाओं में आपके पूछा जाता है। लगभग सारे विषयों में हम इन्हें पढ़ते हैं। मतलब साहित्य से इतर भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन विषयों में हम इन्हें पढ़ते हैं। अब यहां यह देखने वाली बात है कि इनको हम किस क्षेत्र में मानते हैं। देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे तीनों ग्रंथ। पेरी पोइये तिकेस। अब देखिए यहां पर पेरी पोइये तिकेस, पोइये का मतलब जानते हैं कि रोटी पोना, रोटी बनाने क्या कहता है, रोटी पोइये। पेरी, पेरी पोइये तिकेस, तिकेस नाम का एक व्यक्ति है जिससे कहा जा रहा है कि भैया आप पेरी पोइये, तो पेरी पोइये तिकेस। और यह ग्रंथ किससे संबंधित है, तो काव्य शास्त्र से संबंधित है। और इसमें क्या है, तो काव्य के मौलिक सिद्धांत, काव्य के मौलिक सिद्धांत है। तो अरस्तु जो हैं, जो पहला ग्रंथ लिख रहे हैं, वो काव्यशास्त्र का है, पेरी पोइये तिकेश। तो कहता है यार पेरी पोइये तिकेश, तिकेश तुम ऐसा करो कि थोड़ा सा पोरी पो दो, अरस्तु कह रहे हैं। तो कहता है ऐसा है यार, मुझसे नहीं बनेगी। फिर वो क्या कहता है, तेखनेस और रितोरिकेश। फिर वो क्या कहता है, तेखनेस रितोरिकेश, तेखनेस। कहते हैं कि भैया मतलब उसकी भाषा में बड़ा दम्भ रहता है। और कहता है तेखनेस रितोरिकेश, तुम ऐसा है कि रितो और रिकेश, रीता और रिकेश से कह दो कि वो जो है पेरी को पोए, तिकेश नहीं बनाएगा, रिकेश बनाए। और इस बात को बहुत ही दंभ में कहता है। जब कोई बात दंभ में कही जाती है, इसका मतलब उसमें किसका प्रभाव होगा, भाषा का प्रभाव होगा। कहते हैं कि बहुत बड़ा तिखनेस होगा, मैं देखे होगा, बहुत बड़ा लंबरदार होगे, मैं जानता हूं, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बड़े आदमी होगे, मुझसे कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से तिखनेस शब्द जो है, तिखनेस का मतलब यह हो गया कि तीखी भाषा बोलने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जो तिखनेस यानी तीखी भाषा में कहता है कि रितो रिकेश ही पोरी को बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा। यानी यह ग्रंथ जो है, कुल मिला के ये याद रखना है कि तिखनेस अगर आए तो आप ये बता सकें कि यह किससे संबंधित ग्रंथ है। तो तिखनेस मतलब भाषा। कोई तुरंत याद रखना है कि कोई ये कह दे कि भैया तुम बहुत बड़े तिखनेस हो, मैं जानता हूं ना, बहुत बड़े तिखनेस हो, मैं जानता हूं ना, तो तिखनेस का मतलब है कि वो बहुत गर्वइली बात करता है, गर्व की भाषा में बात करता है, घमंड की भाषा में बात करता है।
तो तेखनेस का मतलब हो गया कि भाषा से जुड़ा हुआ कोई है, इस तरह से याद करना है। और वसीयतनामा, तो ये तो ठीक ही है, ये राजनीति शास्त्र से संबंधित एक ग्रंथ है और इसमें दास प्रथा से मुक्ति की बात की गई है। ठीक है, अब जो है एक चीज और हम अब देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन सा सिद्धांत दिया। तो इनका जन्म देख लिया, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि देख ली, गुरु शिष्य संबंध देख ली, और ये महत्वपूर्ण 3 ग्रंथ देख लिए, पेरिपोयतिकेश, तेखनेस और वसीयतनामा। ठीक है, देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सा सिद्धांत दिया है, कौन कौन सा सिद्धांत दिया है। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है अनुकरण सिद्धांत। चलिए फिर से देख लेते हैं, पेरिपोयतिकेश, तेखनेस, रितोरिकेश, वसीयतनामा। याद हो गया, पेरिपोयतिकेश, तेखनेस, रितोरिकेश और वसीयतनामा, ये 3 रचनाएं हो गई। ठीक है, अब इनका जो अनुकरण सिद्धांत है वो बहुत महत्वपूर्ण है और मुख्य तौर पर यही आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और चलिए तो आज हम देखते हैं कि क्या है अनुकरण सिद्धांत। अब देखिए, हमने अभी तक क्या किया था, प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत देखा था, और प्लेटो ने ईश्वर, वस्तु जगत और कला जगत, इन 3 आधारों को दिखाते हुए कला को और साहित्य को, लिखने वाले व्यक्ति को नकलची कहा था, और इस कला को और इस साहित्य को असत्य बताया था। क्या बताया था? कला साहित्य असत्य है। ठीक है, और इस कला साहित्य को लिखने वाला नकलची है, यह बात उन्होंने कह दी थी। ठीक है, दूसरे और तीसरे ग्रंथ का नाम भाषा शास्त्र तो है तेखनेस का। ठीक है, तो इनके जो ग्रंथ हैं, वह ग्रंथ यूनानी भाषा में क्योंकि इन्होंने लिखे हैं, तो उसका हिंदी में जो नामांतरण किया जाता है वो जरूरी नहीं है कि हर बार आपका हिंदी रूपांतरण वाला ही नाम आपसे पूछा जाए। अब यहां तक आप समझ गए कि अब इस पूरी बात का खंडन करने के लिए, ये जो बात कही गई किसके द्वारा, अरस्तु के, प्लेटो के द्वारा, उस बात का खंडन करने के लिए अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत लाया। यानी अपनी गुरुजी की बात का खंडन करने के लिए इन्होंने एक नया सिद्धांत निकाला जिसे अनुकरण सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए अनुकरण सिद्धांत की भूमिका। अब हम अनुकरण सिद्धांत के विषय में कुछ बातें लिखेंगे जो अरस्तु ने दी हैं। कला प्रकृति की अनुकृति है। कला प्रकृति की अनुकृति है। अब ध्यान रखिएगा, अनुकृति और नकल, इन दोनों शब्दों में अंतर होता है। नकल कहां कहा गया था? प्लेटो के द्वारा। लेकिन अरस्तु के द्वारा कला को क्या कहा गया? अनुकृति कहा गया। आर्ट इज एनिमेट्स नेचर। ठीक है, दूसरा फैक्ट जो इनके द्वारा बताया गया, वो क्या बताया गया
काव्य रूप, काव्य की अनुकृति कैसे होनी चाहिए, यह बात जो है 3 चरणों के माध्यम से वो बताते हैं। पहला, जैसी वे थी या हैं, जैसी या हैं। दूसरा, जैसी वे कही या समझी जाती हैं, जैसी वे कही या समझी जाती हैं। तीसरा, जैसी वे होनी चाहिए। यानी कला जगत में जो भी चीज बन रही है उसकी निर्मित के पीछे इन 3 चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसी वे थी या हैं, जैसी वे कही या समझी जाती हैं, जैसी उन्हें होना चाहिए। ठीक है। हूबहू अनुकृति का संबंध इतिहासकार और उसके इतिहास के साथ होता है। हूबहू बहु अनुकृति इतिहासकार और उसके इतिहास में होता है। अब कोई इतिहासकार है और वो वर्तमान भारत के विषय में लिखेगा तो उसमें वो कलात्मकता थोड़ी दिखाएगा, इतिहास कला नहीं है। तो वो ये नहीं बताएगा कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत वर्चस्वशाली थे, बहुत जादूगर थे और उड़ते थे, पंख लगा के उड़ते थे, वो हवाई जहाज से नहीं चलते थे, फुर्र से उड़ जाते थे। आज 1000 साल बाद, 2000 साल बाद अगर आज का इतिहास पढ़ा जाए तो वो नहीं बताएंगे कि बहुत जादूगर थे, छड़ी जेब में रखे रहते थे, उड़ते थे। इस तरह से कोई इतिहासकार नहीं लिखेगा। हाँ, कोई साहित्यकार इस तरह से लिख सकता है, लेकिन कोई इतिहासकार या कोई इतिहास में इस तरह से मोदी जी का वर्णन नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि इतिहास जो है वो हूबहू अनुकृति होती है, यानी जो समाज है, जो स्थितियां हैं, जो प्रकृति है, उसकी हूबहू अनुकृति क्या है, वह इतिहास में घटित होती है। और कलात्मक अनुकृति कलात्मक अनुकृति अनुकृति का संबंध कलाकार और कला में होता है। किसमें होता है? कलाकार और कला में होता है। अब समझिएगा। अब मान लीजिए कोई कलाकार है, कोई कलाकार है, वो एक शेर बनाता है। ठीक है, वो कोई शेर बनाता है और उस शेर का रूप रंग आकार देखकर एक छोटा सा बच्चा क्या करता है, उसे छूना चाहता है और बहुत खुश होता है उसको देख। जबकि वही शेर अगर वो चिड़ियाघर में देखे या जंगल में देखे तो उसके पास नहीं जाएगा, उससे वो डर जाएगा। लेकिन आपकी ड्राइंग रूम में जिस शेर की तस्वीर लगी होती है या जो टेडी बेयर लड़कियां अपने पास रखती हैं, अगर उनसे कहा जाए कि भैया आप एक रियल भालू, वास्तविक भालू को अपने पास रख लीजिए या वैसा ही प्यार उस रियल भालू के साथ करिए,
जैसा आप टेडी बियर के साथ करती हैं तो नहीं करेंगी। यही बात अरस्तु भी बताना चाहता है कि ईश्वर के द्वारा बनाई गई जो ये धरती, ये प्रकृति है, जो नेचर है, उसको कवि अगर हूबहू नकल करे तो वो वैसा नहीं रहेगा जैसा होना चाहिए। अगर वो वैसा हूबहू हो जाएगा तो फिर नकल होगी। लेकिन कवि क्या करता है, वो नेचर से रॉ मटेरियल लेता है, कच्चा माल लेता है। यानी उसने शेर को तो चुराया प्रकृति से, लेकिन उसमें कोई नई चीज और अपने तरह की चीजों को जोड़कर वह लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। इसलिए जैसी वो थी, जैसे उसे होनी चाहिए, वो उससे कुछ अलग भी हो जाती है। अब कथाओं में, बालक छोटे बच्चों की कथाओं में देखिए, तो राजा शेर है। किसने कह दिया कि राजा शेर है? पता नहीं शेर को भी ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है कि मैं जंगल का राजा हूं। नहीं मालूम होगी उसे। और उसके लिए राजा रानी का क्या फर्क है? उसे तो केवल पेट भरना है। वो कोई राजवास थोड़ी चला रहा है कि 10-20 सैनिक रखा है और लोगों के पास जाता है कि चलो भैया मालगुजारी दे दो, या टैक्स चुका दो, या मेरा एरिया है यहां पेड़ लगवा दो, इससे रेवेन्यू जनरेट होगा, या पड़ोसी देश से कुछ हमारे संबंध अच्छे हो जाएं। ऐसा तो कुछ करता नहीं है वो। उसका केवल और केवल एक ही आधार है कि अपना पेट भरता है बस, कि आज का भोजन मिल जाए, दुनिया भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं है। क्या राजा जैसा उसमें है? कुछ भी नहीं है। लेकिन हमने जब उसे कविता में, कहानी में संदर्भित किया तो उसे राजा के रूप में संदर्भित किया। उसको कई बार कहानियों में बोलता हुआ भी बताया कि एक शेर था, एक दिन बहुत नाराज था, फिर कुएं के पास जाकर वो बोलने लगता है, फिर अंदर एक और शेर के बोलने की आवाज आती है, दोनों आपस में बात करते हैं और फिर उसमें कूद जाते हैं। एक आदमी एक शेर से बात कर रहा है, दो शेर आपस में बात कर रहे हैं। वास्तविकता में शेर कहां बात करता है? नहीं करता। वो केवल गुर्राता है, गरजता है ना, दहाड़ता है। लेकिन जब हम उसे कविता और कहानी में देखते हैं तो वो कवियों का या उस कलाकार की बदौलत देख पाते हैं, जो हम जैसा था वैसा हूबहू नहीं होता है। तो इस बात को प्लेटो कहना भूल गए थे कि कवि क्या करता है कि वो चीजों की नकल करता है। वो कह रहे हैं कि वो कलात्मक अनुकृति है। वो अनुकृति करता है, यानी रॉ मटेरियल प्रकृति से लेता, उसकी अनुकृति को लेता है और अपने अनुसार उस चीज को नए रूप में वो ढाल देता है। इस प्रकार से कवि जो है वह नकलची अथवा चोर नहीं है। समझ में आ गया आप सबको? देखिए, इतिहासकार जो है वो बताता है कि क्या घटित हुआ है, और कवि क्या बताता है कि क्या घटित हो सकता है। इतिहासकार ये नहीं बताएगा कभी कि क्या घटित हो सकता है। नहीं, इतिहासकार का काम केवल इतना है कि क्या घटित हुआ है। दार्शनिक, समाज चितेरा या कवि या कलाकार जो है वही ये बता सकता है कि क्या घटित हो सकता है। काव्य इतिहास की अपेक्षा अधिक दार्शनिक और उच्च स्तर की बात होती है। ठीक है। तो इसलिए वो इतिहास और काव्य की तुलना करता है, और इतिहास को कम दर्जे का और साहित्य को उच्च दर्जे का बताता है। ठीक है। इतिहास और कला में, कला उच्च दर्जे की है। ठीक है। अनुकृत वस्तु से प्राप्त आनंद भी कम सार्वभौम नहीं होता। अब बताते हैं कि काव्य में वस्तु के तीन रूपों का अनुकरण होता है। काव्य में वस्तु के का
अनुकरण होता है। पहला, यहां से प्रश्न पूछा गया है, प्रतीयमान जैसा अनुकर्ता को प्रतीत हो, जैसा अनुकर्ता को प्रतीत हो। दूसरा, संभाव्य रूप जैसा वह हो सकता हो। तीसरा, आदर्श रूप, आदर्श रूप जैसा होना चाहिए। यानी वो प्रकृति को भी कटघरे में खड़ा करता है कवि या कलाकार, बताता है कि जरूरी नहीं है कि शेर को ऐसा ही होना चाहिए, वो शेर का भी आदर्श रूप बता सकता है कि शेर को ऐसा होना चाहिए, और यह भी बताता है कि शेर ऐसा भी हो सकता है, और शेर को देखने के बाद जो उसे प्रतीत होता है वो अपना प्रतीयमान अर्थ बताता है। इस तरह से अनुकरण को तीन रूपों में उन्होंने अभिव्यक्त किया है। अब अंत में वो क्या निष्कर्ष निकालते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अनुकरण भावात्मक एवं कल्पनात्मक, भावात्मक एवं कल्पनात्मक पुनः सृजन का पर्याय है। पुनः सृजन का पर्याय है, यथार्थ प्रत्यांकन नहीं। नहीं, इस अर्थ में कवि नकलची और चोर न होकर सृजन करता है, वो सृजन कर रहा है। ठीक है, यानी अपने गुरुजी की कई बातों को उन्होंने अलग अलग ढंग से काटा और नए तरीके से व्याख्यायित किया। और क्या लिखते हैं, काव्य भाषा के माध्यम से, काव्य भाषा के माध्यम से अनुभूति और कल्पना, अनुभूति और कल्पना के द्वारा पुनः सृजन है। क्या करता है, भाषा के माध्यम से उसे जो फील होता है, जिसे अनुभूति जो होती है, उसे कल्पना के स्तर पर जाकर वह उसका पुनः सृजन करता है। ठीक है, वह पुनः सृजन करता हो जाता है। ठीक है, काव्य का माध्यम, कवि के काव्य का माध्यम क्या होती है, तो कवि के काव्य का माध्यम भाषा
होती है। कवि के काव्य का माध्यम क्या होती है? तो भाषा होती है। काव्य भाषा के माध्यम से कलात्मक अनुकृति होता है। काव्य भाषा माध्यम कलात्मक होती है। ठीक है। अब एक चीज और इसमें पूछा जाता है कि इस अनुकरण सिद्धांत पर किसने किसने आक्षेप किया। ठीक है। क्रोंचे के शाहजहानूद सिद्धांत से यह मेल नहीं खाता। यह क्रोंचे के सहजानुभूति सिद्धांत से मेल नहीं खाता। जब आगे हम अभी क्रोंचे को पढ़ेंगे तो देखेंगे इसका मेल इससे नहीं खाता है। क्या बताते हैं क्रोंचे? क्रोंचे के दृष्टि में अनुकरण कला सृजन में कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है। कि ये यूजीसी में प्रश्न पूछा जा चुका है। क्रोंचे की दृष्टि में अनुकरण कला सृजन में अनुकरण कला सृजन में कोई महत्वपूर्ण वस्तु महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है, जबकि अरस्तू के मान्यता अनुसार जबकि अरस्तु मान्यता अनुसार अनुकरण कला है। ठीक है। अब देखिए भारतीय आलोचकों ने अनुकरण पर क्या आलोचना लिखी है, यह भी समझने वाली बात है। काफी महत्वपूर्ण है यह भी फैक्ट। अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत अभावात्मक है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत अभावात्मक है क्योंकि अरस्तु ने काव्य को आत्मा के उन्मेष के स्थान पर अरस्तु काव्य को आत्मा के उन्मेष के स्थान पर उन्मेष के स्थान पर प्रकृति के अनुकरण पर बल दिया। अनुकरण पर बल दिया।
डॉक्टर नगेंद्र एवं अन्य भारतीय। नगेंद्र और अन्य भारतीयों ने अनुकरण सिद्धांत की इस तरह से आलोचना की है। भारतीय अनुभूतियों के अभिव्यंजना में अनुकरण शब्द कैसे प्रयुक्त हो सकता है, यह भी एक और प्रश्न उठाया गया है। क्या उठाया गया? अरस्तू ने सभी विषयों को अनिवार्य माना है। अरस्तू सभी विषयों अनुकार्य माना है। बाह्य वस्तुओं का तो अनुकरण हो सकता है, बाह्य वस्तुओं का तो अनुकरण हो सकता है, पर भारतीय अनुभूतियों के अभिव्यंजना में अभिव्यंजना में अभिव्यंजना में अनुकरण शब्द कैसे प्रयुक्त हो सकता है, यह इसकी आलोचना है अनुकरण सिद्धांत की। तो लगभग चीजें आप सबको आज स्पष्ट हो गई होंगी अरस्तु के इस सिद्धांत से संबंधित। अब एक सिद्धांत इनका विरेचन सिद्धांत है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अनुकरण माने पूरा समझ गए। विरेचन सिद्धांत के विषय में थोड़ी सी जानकारी आज दे देता हूं। विरेचन का मतलब होता है शल्य चिकित्सा से संबंधित एक जुड़ा शब्द है, क्योंकि इनके पिताजी खुद शल्य चिकित्सक थे मकदूनिया राज्य में, तो वो भी चाहते थे कि ये शल्य चिकित्सक बने। शल्य चिकित्सा का मतलब है कि ऑपरेशन डॉक्टर। डॉक्टर ऑपरेशन के माध्यम से क्या करता है कि उन चीजों को काट के बाहर कर देता है जो चीजें खराब होती हैं या शरीर के लिए अनुपयोगी और दुखांतकारी होती हैं या फायदेमंद नहीं होती हैं या नुकसान पहुंचा रही होती हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, उसको काट के निकाल देता है। ऐसे साहित्य में वो कौन सी चीजें हैं, कौन से आधार हैं जिनके माध्यम से हम अपने दुखों का, अपनी समस्याओं का या काव्य में उन वस्तुओं का विरेचन कर सकते हैं, उन चीजों को निकाल सकते हैं। तो विरेचन का मतलब हुआ कि जो अनुपयोगी है साहित्य के लिए, उसे हम कैसे विरेचित कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, वो किस प्रकार से विरेचन संभव है। तो ये जो विरेचन सिद्धांत है, इसे हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज का एपिसोड आप सबको कैसा लगा? अरस्तु का जन्म हम लोगों ने देख लिया, अरस्तु के विषय में देख लिया, और उनका अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के सिद्धांत के साथ जोड़कर हम लोगों ने देख लिया। बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा और इनकी रचनाओं को भी याद किया ना। पेरिपोइयातिकेस, तिखनेस रितोरिकेस, वसीयत नामा, ये 3 महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा आपको हम नेक्स्ट क्लास में कुछ यूनानी शब्दों के विषय में बताएंगे, जो साहित्य से संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण यूनानी शब्द हैं, जो आपके परीक्षा में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उन शब्दों की तरफ भी आपको हम लेके आएंगे। जैसे इन्होंने कथारसिस शब्द का प्रयोग किया है।
कथारसिस शब्द का प्रयोग किया है, जो कि एक यूनानी शब्द है। इसी यानी पेरी पेतिया पेरी पेई पेई ते पेई और पेइया होगा, पेरी पे पेइया, हाँ, पेरी पेते पेरी पेते या, ठीक है। और इसके अलावा एथोस, कुछ ऐसे शब्द हैं जो यूनानी भाषा से संबंधित हैं, साहित्य में उनका क्या अर्थ होता है, कई शब्द पूछे भी जाते हैं। जैसे टीजीटी बीजीटी में भी एक सवाल पूछा गया था कि विरेचन शब्द किस भाषा से संबंधित है, और विरेचन शब्द का यूनानी स्वरूप क्या था, और यह हिंदी में किस स्वरूप में आता है। तो आप देखिए कथारसिस शब्द जो था, कथारसिस शब्द जो था, यह हिंदी में अनुवाद इसका विरेचन से हो जाता है। कथारसिस यह यूनानी शब्द था, हिंदी में यह बायोलॉजिकल टर्म से जुड़ जाता है, विरेचन शब्द से जुड़ जाता है। और बायोलॉजिकल टर्म में भी ये आयुर्वेद का शब्द है। किसका शब्द है? आयुर्वेद का शब्द है। ऑपरेशन तो है ही नहीं हमारे यहां, ऑपरेशन नहीं कहते, उसे हम क्या कहते हैं? विरेचन। इसको शल्य चिकित्सा में रखते हैं, तो शल्य चिकित्सा आयुर्वेद का शब्द है। विरेचन शब्द भी किसका है? आयुर्वेद का शब्द है। तो यह कथारसिस यूनानी शब्द था। तो इस तरीके से इसको हम जोड़ के भी समझने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूं आज का एपिसोड आप सबको पसंद आया होगा, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप छोड़िएगा। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट नए बैचेस आपके लिए शुरू किए गए हैं। अगर आप नए बैचेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। साथियों, फिर आपसे मुलाकात होगी जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।